नमस्कार विद्यार्थियों। हम यहाँ पर हिंदी उपन्यास जिसका नाम है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, उसकी जो कथा है वो समझ रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह अजय और शकुन, जो कि बंटी के मम्मी और पापा हैं, वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और जीतने की तमन्ना रखते हैं। दूसरे को तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो ये एहसास कराने के लिए अंत में दोनों अलग हो जाते हैं। अलग अलग होकर भी वो सामने वाले को पराजित करने के लिए एक प्रयत्न करते हैं और उसी में वो अपना जीवन जीते हैं। तो वास्तव में वो दोनों एक दूसरे को पराजित नहीं कर पाए, अपितु वो दोनों स्वयं अपने आप को ही पराजित कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य से हट भी गया और वह आज तक उसी मुद्रा में, उसी स्थिति में खड़ी है। वैसे ही अपनी सांसों को रोक कर, अपने दम को साध कर, ऐसी घूटी घूटी, और जो भी उसके चेहरे पर है वो सारी की सारी कृत्रिमता है, वो सब आभासी है। 7 वर्षों में विभाग के अध्यक्ष से प्रिंसिपल बन गई। उसके पीछे भी कहीं अपने को बढ़ाने से ज़्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा थी उस पर, कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ, फिर अजय मुझे देखे कि देखो ये तो बहुत बड़ी हो गई, प्रिंसिपल हो गई, ताकि उसको जलन हो। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य नहीं रही थी, एक अदृश्य अनजान सी चुनौती थी जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ महसूस किया। और जैसे उसका मुकाबला करते करते, उससे जूझते जूझते ही वह आगे बढ़ती चली गई। पर इतने पर भी जब सामने वाला नहीं टूटा तो उसकी सारी प्रगति उसके अपने जीवन ही जैसे निरर्थक हो गया, ऐसा लगने लगा। तो उसने जब देखा कि मेरी इस प्रगति से, मेरी इस उन्नति से सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तब वो और ज़्यादा दुखी हो गई। पर इतने पर भी जब सामने वाला नहीं टूटा तो उसकी सारी प्रगति उसके अपने लिए ही जैसे निरर्थक हो गई थी। तो कल पहली बार मन में आया कि यदि वह अपनी दृष्टि अजय की जगह अपने ही ऊपर रखती तो शायद इतनी मानसिक यातना तो नहीं भोगती। तब उसका हर बढ़ता हुआ कदम, उसकी हर उपलब्धि उसे कुछ पाने का एहसास तो कराती। पर अब नहीं, अब और नहीं, अब मुझे किसी को दिखाने के लिए और कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए जीना है। तो इंसान ज़्यादातर यही तो करता है, वो जो भी करता है वो दूसरे को दिखाने के लिए करता है। हम जो भी घर बनवाते हैं, कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, या फिर जो हम कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, वो सब कुछ दूसरे को दिखाने के लिए। जब तक दूसरा उसे देखकर जले नहीं, तब तक हमें मज़ा नहीं आता। तो दूसरा दुखी हो, उसी से हमें खुशी हो सकती है। ये लगभग सभी लोगों की यही भावना रहती है इसके पीछे। यहाँ पर हालांकि ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक झगड़ा चल रहा है और ये एक दूसरे को दिखा देना चाहते हैं कि देखो, तुम्हें अफसोस होना चाहिए कि तुम्हारे बाद मैं इस पोजीशन पर हूँ। लेकिन ये हो नहीं सका
उसे लगा कि मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया वो अजय को और अजय ने शकुन को दिखाने के लिए किया। तो अब वो इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती और वो कहती है कि बस अब बहुत हुआ, अब आगे नहीं और नहीं। बीच में मेज पर दस्तखत किए हुए कागज़ के एक कागज़ जो था वो एक गिलास के नीचे दबे हुए फड़फड़ा रहे हैं। मेज के इस ओर शकुन बैठी है और दूसरी ओर वकील चाचा। तो आज शायद इनको दस्तखत करने हैं, साइन करने हैं तलाक के पेपर पर। तो वकील चाचा और शगुन, ये दोनों, शगुन यानी बंटी की माँ, ये दोनों ही आमने सामने बैठे हैं। उन दोनों के बीच एक टेबल रखा है और उस पर कागज़ है जो एक पानी के गिलास के नीचे दबे हुए हैं। कितने दिनों के बाद उसने अजय के हस्ताक्षर देखे थे और देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी, पर चाहकर भी वह उसे नाम नहीं दे पाए कि वो अनुभूति क्या थी। वो प्रेम था, वो पछतावा था। आज उसने अजय को तो नहीं देखा, लेकिन अजय के हस्ताक्षर को देखा, उसकी जो हैंडराइटिंग थी उसे देखी और उसे देखकर उसके मन में भावना जगी, कुछ शायद कोई पुरानी यादें। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो भी गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन और अंधेरी सुरंग में चलते जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोरे पर आ गई है, पर आ पहुँचने का संतोष भी तो नहीं है। ढकेल दिए जाने की विवश कचोट भर है, पर कैसा है यह छोर? न प्रकाश, न वह खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन, क्योंकि जीवन जो है वो यहाँ पर समाप्त तो नहीं हो रहा। जीवन अब भी आगे है। इन दोनों को, शायद शकुन को ये लगता होगा कि मैं अजय से मुक्त हो जाऊंगी तो फिर अपनी ज़िंदगी जीऊंगी, उसमें कई सारे रंग होंगे, खुशी होगी, सुख होगा। लेकिन आज जब उसके सामने तलाक के पेपर रखे हुए हैं तो उसे लगता था कि मैं आज तक एक अंधेरी खाई में, गुफा में थी, और आज ऐसा लगना चाहिए कि मैं उस गुफा से बाहर निकल रही हूँ, एक नए जीवन की शुरुआत करूँगी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा लगता है कि एक दूसरी अंधेरी गुफा में मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि आज के बाद मेरा अपना कहने वाला मेरे बेटे बंटी के सिवा और कोई नहीं होगा मेरे साथ। उसके अपने ही मन में जाने कितने कितने प्रश्न तैर रहे हैं। क्या खुद उसे अजय का संबंध भारी नहीं पड़ने लगा था? क्या वह खुद भी उससे मुक्त होना नहीं चाहती थी? तो फिर कैसा है यह दंश? क्या वह आज तक अजय से कुछ अपेक्षा रखती आई है? तो वो सोच रही है, अपने आप से बात कर रही है, जैसे अपने आप को समझा रही है कि दुखी मत हो। तो खुद चाहती थी कि तू अजय से मुक्त हो जाए। तो आज वही तो दिन है। क्या तू आज तक कोई उससे अपेक्षा रखती थी? क्या तुझे ऐसा लगता था कि फिर तुम्हारा वैवाहिक जीवन है वो फिर से पटरी पर आ जाएगा? नहीं, अजय से कुछ न पा सकने का दंश यह नहीं है, बल्कि दंश शायद इस बात का है कि किसी और ने अजय से वह सब कुछ क्यों पाया। मुझे अजय से वो प्रेम नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, इसका मुझे ज़्यादा दुख नहीं है। लेकिन वो प्रेम, वो सम्मान वो किसी और को दे रहा है, इस बात से मुझे तकलीफ़ है। जो
मुझे मिलना चाहिए था, जो मेरे लिए प्राप्य था, या कि इस बात का था कि वह सब कुछ तोड़ ताड़ कर निकलती और अजय उसके लिए दुखी होता, छटपटाता, तब उसे मजा आता। तुम किसी को छोड़ दो और वो मज़े से रहे, इससे तुम्हें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तुम देखते हो कि सामने वाले को तो कोई दुख नहीं है, वो तो मज़े से रह रहा है, फिर तुम्हें तकलीफ़ होगी। हाँ, यदि तुम पाओगे कि सामने वाला तुम्हारी याद में तड़प रहा है, रो रहा है, माथा फटक रहा है, वो तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें कह रहा है कि वापस आ जाओ, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। वो तकलीफ़ में होना चाहिए। लेकिन आज अजय ऐसी कोई तकलीफ़ में था नहीं, वो तो दूसरी औरत के साथ था, सुखी था, खुश भी होगा शायद। तो इस बात से यहाँ पर तकलीफ़ है शकुन को, क्योंकि वो छटपटा नहीं रहा। साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए साथ नहीं रहे। स्थिति तब भी वैसी ही रहती, पर फिर भी कितना कुछ बदल गया होता। यदि अजय के साथ मीरा ना होती, बल्कि उसके अपने साथ कोई होता। सच पूछा जाए तो अजय के साथ न रह पाने का दंश नहीं है, वरन अजय को हरा न पाने की चुभन है, जो उसे उठते बैठते सालती रहती है। ऐसा नहीं कि उसे अजय से बहुत प्रेम है, वो उसके साथ रहना चाहती थी, नहीं। दुख इस बात का है कि वो अजय को हरा नहीं पाई। देखो, ये दोनों पति पत्नी सिर्फ अपना सुख देख रहे हैं। उन दोनों का एक छोटा सा बेटा भी है, जिसे माँ और बाप इन दोनों का प्रेम चाहिए। लेकिन ये उनके बीच ये जो बड़ी सी एक खाई, एक दूरी का निर्माण हुआ है, उसे ये बंटी नाम का सेतु इन दो किनारों को जोड़ नहीं पाया। तो उन फरफराते पन्नों ने उसके और वकील चाचा के बीच अनजाने ही शायद बहुत बड़ी खाई खोद दी है। तभी तो चाचा अस्वाभाविक रूप से चुप हो आए हैं, वरना इतनी देर तक चुप रहना चाचा के लिए संभव नहीं। देखो, वकील चाचा सामने ही एक ही टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं, पर लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। दोनों के बीच जबरदस्ती गिर आए इस मौन ने सारी स्थिति को जैसे कहीं और अधिक जटिल बना दिया। शकुन ने कागजों को उठाया और तह करके चाचा की ओर बढ़ाते हुए बोली कि इन्हें रख लीजिए। आप इतने चुपचाप क्यों हो गए? अपने स्वर की सहजता से वह स्वयं चौंकी। कहीं यह भाव भी जागा कि ऐसी स्थिति में भी सहज स्वाभाविक बने रहने की क्षमता उसमें है, क्योंकि ये तो तकलीफ का समय है। जब इंसान दुखी होता है या खुश होता है, तब उसके चेहरे पर उसका दुख और उसका सुख दिखाई देता है। चाहे उसे छुपाने के लिए इंसान लाख कोशिश करे, लेकिन उसे छुपा नहीं पाता। तो शकुन का भी आज वही हाल है। स्वाभाविक बने रहने की उसमें क्षमता नहीं है, और वैसे भी कृत्रिमता ज़्यादा देर टिकती नहीं। इंसान का जो मूलतः स्वभाव है वो बाहर आ ही जाता है। चाचा ने इतनी गहरी सांस ली मानो बहुत देर से वे सांस रोके हुए ही बैठे थे। एक निश्वास उनसे निकला और फिर उन्होंने गहरी सांस ली। आखिर यह काम भी मेरे ही हाथों होना था। उन्हें दुख है इस बात का कि वैसे तो वो उनका पेशा है, उनका धंधा वही है। वकील लोग सारे यही काम करते हैं, जोड़ने, तोड़ने, मिलाने, अलग करने का। लोग जोड़ते हैं, तो वकील चाचा को दुख है कि ये काम मेरे हाथों ही होना था। यदि इन दोनों को एक करने का काम यदि मुझे मिला होता, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती।
तो लोग जोड़ते हैं और मैं तोड़ने वाला बना। पता नहीं तुम भी क्या सोच रही होगी। स्वर की व्यथा शकुन को ऊपर से नीचे तक सहला गई। कोई बहुत ही मीठी सी बात कहकर चाचा को आश्वस्त करने का मन हुआ। उसे लगा कि चाचा भी दुखी हैं क्योंकि वो निमित्त बन रहे हैं हम दोनों के बीच में, हमारे संबंध के टूटने के लिए। तो वो उसके और एक सहानुभूति प्रकट करना चाहती है। आया तो था कि आज तुमसे बहुत बातें करूँगा, तुम्हें समझाऊँगा, पर क्या बताऊँ शकुन, कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। उसका स्वर एकदम भर्राया हुआ था। उसे लगता था कि मैं शकुन को समझाऊँगा कि तुम हिम्मत रखना, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हारा बंटी भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना है, इन जैसी और कई सारी बातें ये बोलनी थी वकील चाचा को, लेकिन कुछ नहीं बोल पाए। सीधे सच्चे मन से निकली हुई चाचा की इन बातों में उसे कहीं भी बनावटीपन या कृत्रिमता की बू नहीं आ रही। वकील चाचा जो भी कह रहे थे वो अपने दिल से कह रहे थे, पूरे मन से कह रहे थे। वैसे इंसान मन में कुछ और होता है और उनके होठों पर भी कुछ और, लेकिन ये कृत्रिमता हमें पता चल ही जाती है। लेकिन वकील चाचा इस समय जो कुछ शकुन के लिए दुखी थे, बोल रहे थे, वो सीधा उसके दिल से आ रहा था। आप क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हैं? इसमें नया तो कुछ नहीं हुआ, जो था उसे ही तो कानूनी रूप दिया जा रहा है। और कहने के साथ ही उसे लगा कि काश वह अपने मन को भी ऐसे ही समझा पाती। तो देखो यहाँ पर शकुन वकील चाचा को समझा रही है, लेकिन वही बात वो अपने आप को नहीं समझा पा रही। वो वकील चाचा को कहती है कि इसमें कोई नई बात तो है नहीं, हमारा झगड़ा तो हुआ ही है, हम साथ तो रहते ही नहीं, हम दोनों के बीच में एक दूरी तो बनी गई है, बस उसे एक कानूनन एक रूप दिया गया और कुछ नया तो है नहीं। लेकिन यही बात वो खुद नहीं समझ पा रही, वो अंदर अंदर से टूट गई है। दोनों के बीच फिर मौन घिर आया। वे दोनों और आसपास का सारा माहौल कुछ अजीब तरह से स्तब्ध था। केवल पास में पलंग पर सोया बंटी रह रहकर हाथ पैर चलाता या करवट लेता था। और फिर एकाएक चाचा ने बात शुरू कर दी, बिना किसी भूमिका के। शायद शकुन की बात ने, उसके स्वर ने उन्हें आश्वस्त किया, या कि उस संकोच को तोड़ दिया कि जिसके नीचे दबे दबे में वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो आखिर उन्होंने अपना मौन तोड़ा, उनको कुछ कहना तो था ही। हो सकता है कि तुम्हें मेरी कल की बात का बुरा लगा हो। रात में भी मैं इसी बात पर सोचता रहा था, पर बंटी को तुम्हें हॉस्टल भेज ही देना चाहिए। चाचा फिर अपने फॉर्म में आ गए थे, पर शकुन का मन सशंकित हो आया। शकुन जानती है कि हॉस्टल का आग्रह चाचा के अपने मन की उपज नहीं, वे उसे कलकत्ते से ढोकर लाए हैं। शायद अजय ने चाचा को ये पढ़ाकर सिखाकर भेजा है कि मेरा बेटा उसके साथ न रहे, हॉस्टल में रहे। यह एक आदेश है जो सुझाव के खोल में लपेटकर उसके पास भेजा गया, और इसलिए वह बहुत कटु हो आई। उसे कड़वा लगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बात अजय ने कहलवाई है कि बंटी को हॉस्टल भेज दिया जाए, तो उसका आदेश वो हरगिज़ नहीं मानना चाहती थी। 7 साल से मैं अकेली ही तो बंटी को पाल रही हूँ,
उसका हित अहित मैं दूसरों से क्या ज्यादा नहीं जानती? तुम मुझे दूसरों में गिनने लगी हो। कब से? यह सही है कि मैं अजय का मित्र हूँ, कलकत्ते रहता हूँ, पर तुम्हारे लिए भी मेरे मन में कम स्नेह नहीं। पक्षपात की शिकायत भी करना चाहोगी तो एक बात तक तुम्हें ढूंढे नहीं मिलेगी कि मैंने कभी भी तुम्हारे और अजय के बीच में कोई पक्षपात किया हो। हाँ, अजय मेरा मित्र भी है, लेकिन मेरा स्नेह तुम्हारे लिए भी कम नहीं है। शकुन एक क्षण को भीतर ही भीतर कहीं लज्जित हो आई। उसे लगा कि मैंने जो कटुता दिखाई वो उसके लिए ये सही जगह नहीं थी। तो शकुन एक क्षण को भीतर ही भीतर कहीं लज्जित हो आई। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं, आप गलत समझ गए, मैं तो खैर छोड़ो। उसकी बात वकील चाचा ने बीच में ही काट दी। उन्होंने कहा कि खैर छोड़ो, शकुन को अब सुनना है, बोलने वे नहीं देंगे। तुम यह मत सोचो कि केवल अजय ही ऐसा चाहता है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि बंटी को तुम्हें एकदम हॉस्टल भेज देना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट। शकुन चुप। ये बहुत ज़रूरी है, उसे भेजना चाहिए। तुम भी जानती हो मैं बहुत साफ और दो टुक बात कहने वाला आदमी हूँ। जरा सोचो, स्कूल के अलावा बंटी सारे दिन तुम्हारे साथ रहता है या तुम्हारी उस फूफी के साथ। तुम्हारे यहाँ अधिकतर महिलाएं ही आती होंगी, यानी इसकी क्या कंपनी है। बहुत हुआ पड़ोस के एक दो बच्चों के साथ खेल लिया, पर एक 8-9 साल के ग्रोइंस बच्चे के लिए यह तो कोई बात नहीं हुई ना। He should go like a boy, like a man. शकुन चुपचाप चाचा का मुंह ताकती रही और जानने की कोशिश करती रही कि इसमें से कितनी बातें चाचा की अपनी है और कितनी को वे केवल उस तक पहुंचा रहे हैं जो कि उसे अजय ने सिखाई है। तो एक नज़र से देखे तो चाचा की बात सही भी लग रही है। देखो, यहाँ पर और कोई आदमी, कोई लड़का तो है नहीं घर में। एक फूफी है जो आया है, एक माँ है, और ये 2 औरतें ही इस घर में रहती है, इसलिए इस घर में आने वाली बाकी भी कौन है? औरतें ही है। बहुत हुआ तो टीटू के साथ थोड़ी देर के लिए खेल लेगा पड़ोस में, लेकिन इससे वो एक लड़के की तरह नहीं रह पाएगा। पर एकाएक अजय बंटी को हॉस्टल भेजने को इतने उत्सुक क्यों हो गए? उसे सारी बात में एक अजीब सी गंध आने लगी। पहले अजय ने अपने को काटा, अब क्या बंटी को भी शकुन से काटना चाहते हैं? जाने कैसी कड़वाहट सी उसके तन बदन में घुलने लगी। तो एक विचार शकुन को ये भी आया कि अजय को ऐसी क्या जल्दी है कि बंटी को हॉस्टल भेज दिया जाए। जैसे अपने से मुझे काटा, यानी मुझे अलग किया, वैसे ही बंटी को भी क्या मुझसे काट देना, मुझसे अलग कर देना चाहता है वो। बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ? वकील चाचा ने फिर कहा। कल मैं देख रहा था कि किस कदर वह अब भी तुमसे चिपका रहता है। यह सब बहुत नॉर्मल नहीं है। अपनी उम्र के बच्चों का साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और वह तो उसे इस घर में मिल नहीं सकता। थोड़ी देर पहले चाचा के चेहरे पर जो उदासी थी, गिल्ट का जो बोझ था, वह सब पता नहीं कब बह गया। पर शकुन के मन की टूटन, रोम रोम को सालता हुआ दंश तो अब भी जैसे का तैसा बना हुआ है। ऊपर से वे सारी बातें वकील चाचा को क्या एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आ रहा कि कितना सह सकती है आखिर शकुन।
अच्छा बताओ, बंटी जिस तरह पल रहा है तुम उससे संतुष्ट हो। और जैसे पहली बार उसका उत्तर सुनने के लिए वे चुप हुए। अब बोलने की बारी शकुन की थी।